नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य की क्वेश्चन आंसर सीरीज़ की 8वीं क्लास में। तो इससे पहले हमने 7 प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर लिए हैं। जिसने नहीं देखे ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखलाई पड़ी। तो कहाँ दिखलाई पड़ी? मुकुटधर पांडे की रचनाओं में, ठीक है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि छायावाद का जो समय था 1918 से 1936 तक का था, सभी को पता होगा, ठीक है। दूसरा हमारा प्रश्न है, कल्पना पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे कल्पना पत्रिका के संस्थापक? धर्मवीर भारती, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा हमारा प्रश्न है कि छायापथ किस विधा की रचना है? तो जो छायापथ रचना है वो एक गद्य काव्य है। क्या है? एक गद्य काव्य है, गद्य काव्य है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भक्तन को कहा सीकरी सो काम, यह किस कवि की उक्ति है? भक्तन को कहा सीकरी सो काम, यह किस कवि की पंक्ति है? तो यह कुंभन दास जी की पंक्ति है। ध्यान रखना है, किसकी है? कुंभन दास जी की ये पंक्ति है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, परिशिष्ट उपन्यास किस विषय पर केंद्रित है? तो परिशिष्ट जो उपन्यास है उसका विषय क्या है ये आपने बताना है। तो इसका विषय हो जाएगा राजनीति। क्या हो जाएगा? राजनीति, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, मन्नू भंडारी ने अपनी किस कृति का स्वयं नाट्य रूपांतर किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। मन्नू भंडारी ने अपनी किस कृति का स्वयं नाट्य रूपांतर किया है? तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा महाभोज। क्या हो जाएगा? महाभोज, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, कवि देवकृत अष्टयाम ग्रंथ की विषय वस्तु। कई बार डिस्कस हो चुका है ये अष्टयाम शब्द, तो आपको ध्यान रखना है इसका। तो इसमें क्या बताया हुआ है? इसका विषय क्या है? नायिका के विविध विलासों का वर्णन है इसमें। क्या है? नायिका के विविध विलासों का इसमें वर्णन किया गया है, ठीक है। 8वां हमारा प्रश्न है, बोलगा से गंगा विदा की दृष्टि से क्या है? तो बोलगा से गंगा एक कृति है, ठीक है। तो इसकी विदा पूछी गई है। इसकी विदा क्या है? ये एक कथा है। क्या है? एक कथा है। इसको आप कथा विदा की पंक्ति में रख सकते हैं, ठीक है, कैटेगरी में रख सकते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रचना को ध्वनि काव्य कहा है? किस रचना को ध्वनि काव्य कहा है? तो उन्होंने सूरकृत भ्रमर गीत को, किसको? भ्रमर गीत को, सूरकृत भ्रमर गीत को क्या कहा है? एक ध्वनि काव्य की संज्ञा दी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, साक्षात रस मूर्ति किस कवि को कहा जाता है? साक्षात रस मूर्ति किस कवि को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है घनानंद को। किसको? घनानंद को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, राघव चेतन का स्वंद किससे है? राघव चेतन का स्वंद किससे है? तो ये है पद्मावत से। किससे है? पद्मावत से, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, विहारी सतसई की प्रसिद्धि का मुख्य कारण। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिहारी सतसई की जो प्रसिद्धि है उसका प्रमुख कारण क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा कल्पना की समाहार शक्ति। क्या हो जाएगा? कल्पना की समाहार शक्ति यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 13वां प्रश्न है हमारा, अपरूप का कवि किससे कहा जाता है? अपरूप के कवि कौन कहलाते हैं? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा विद्यापति। कौन हो जाएगा? विद्यापति, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के निमांकित नाटकों में से कौन सा उनका मौलिक नाटक नहीं वर्ण अनुदित है? ये टॉपिक जो नाटक है स्पेशली आपके सिलेबस में दिया हुआ है, उसमें आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक तो अच्छे से याद करने हैं, कौन से अनुदित हैं, कौन से मौलिक हैं। तो ये तो बिल्कुल भी छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है कि मौलिक नाटक ना हो के अनुदित नाटक कौन सा है? तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा रत्नावली। क्या हो जाएगा? रत्नावली, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, माटी की मूर्तें शीर्षक किस लेखक ने लिखा है? तो किसने लिखा है माटी की मूर्तें? किसने लिखा है? राम वृक्ष वेनीपुरी ने। किसने लिखा है? राम वृक्ष वेनीपुरी की ये रचना है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूर काव्य की ऐसी कौन सी बड़ी भारी विशेषता है जो तुलसीदास में उतनी नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि सूर काव्य की ऐसी कौन सी विशेषता है जो कि तुलसीदास में नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नवीन प्रसंगों की उद्भावना। क्या हो जाएगा, नवीन प्रसंगों की उद्भावना हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। इन पंक्तियों के लेखक कौन हैं? तो इनके लेखक कौन हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, देव कवि का स्वंद किस जिले से है? आसान सा प्रश्न है। तो देव कवि का स्वंद किस जिले से है? आपने बताना है यहाँ पर इटावा। क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इटावा। ठीक है, इटावा जिले से है उनका स्वंद। अखरावट काव्याकृति के लेखक कौन हैं? अखरावट काव्याकृति के लेखक कौन हैं? मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया है? तो जड़िया किसको कहा जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये शब्द नंददास के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर दो, अभी करो। ठीक है, अच्छे बच्चों की तरह लाइक कर दो। और इसके अलावा इस सैटरडे संडे जितने भी आपके सिलेबस में व्याकरण के टॉपिक हैं, वैसे तो सभी ने पढ़ लिए होंगे, उसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम मतलब कि संभावित प्रश्न कह सकते हैं जिनको, उनको कंप्लीट कर लेंगे सैटरडे और संडे में। ठीक है, आपकी एक मतलब पूरी अच्छी सी रिवीजन हो जाएगी। तो अगला हमारा प्रश्न है, हिंदी के मध्यकाल का भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। यह मान्यता किसकी है? तो यह मान्यता किसकी है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास ने रघुनाथ गाथा की रचना किस उद्देश्य से की है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो उन्होंने क्या किस उद्देश्य से की है इसकी रचना? स्वांत सुखाय के लिए, स्वांत सुख के लिए, अपने सुख के लिए। ठीक है, किस सूफी कवि की रचना में दोहा चौपाई के स्थान पर वर्वय चौपाई छंदबंद का प्रयोग किया गया है? तो किस सूफी कवि की रचना में? तो यहाँ पर नूर मोहम्मद सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? तो किसे कठिन काव्य का प्रेत कहा है? सभी को पता होगा, केशवदास को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक कौन है? तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा हरिशंकर परसाई हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, कुट्टी चाटन नाम से हिंदी के किस साहित्यकार ने निबंध लिखे हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अज्ञेय को कहा जाता है कुट्टी चाटन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, उदय भानचरित के लेखक। तो उदय भानचरित के लेखक कौन है? इंशाअल्लाह खां। कौन हो जाएंगे? इंशाअल्लाह खां। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, अमन का राग के लेखक कौन है? अमन का राग के लेखक कौन है? तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सही आंसर। तो कौन हो जाएंगे अमन का राग के लेखक? शमशेर बहादुर सिंह। कौन हो जाएंगे? शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन सा रेखा चित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? इसका मतलब 3 जो रेखा चित्र हैं वो महादेवी वर्मा के हैं और उनमें से एक उनका नहीं है। तो वो कौन सा नहीं है? अगर हम अतीत के चलचित्र की बात करें तो सभी जानते हैं महादेवी वर्मा का है ये। स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार। वैसे भी आपने याद रखने कि ये तीनों रेखा चित्र किसके हैं? महादेवी वर्मा की हैं। अगर हम बात करें बोलती प्रतिमा जो रेखा चित्र है वो किसका है? श्री राम वर्मा का है। ठीक है, ये किसका है? श्री राम वर्मा का है और उसका जो प्रकाशन वर्ष था 1937। ठीक है, 1937 में इसका प्रकाशन हुआ था। अगर हम बात करें अतीत के चलचित्र, ये 1941 में, और स्मृति की रेखाएं
ये 1943 और मेरा परिवार 1972 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, समय भी याद रख लेना, कई बार ये महादेव वर्मा की रचनाएं सीक्वेंस में लगवानी आ सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारा अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा यात्रा वृत्तांत राहुल सांकृत्यायन का नहीं है? तो यहाँ पर 3 उनके हैं जो यात्रा वृत्तांत है, एक उनका नहीं है, तो वही आपने बताना है कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें हमारी जापान यात्रा, ये उनका नहीं है, तो उनका नहीं है तो और किनका है? ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है, अच्छे से याद रखना है, हमारी जापान यात्रा। इसके अलावा मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा और घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता कौन है? राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, हमारा आज की क्लास का ये लास्ट प्रश्न है, इनमें से किस उपन्यास में ईमानदार और आदर्शवादी व्यक्ति के कष्टों का चित्रण हुआ है? विषय भी पूछा जा सकता है, किस उपन्यास का क्या विषय है, क्योंकि उपन्यास नाटक और कहानी आपके सिलेबस में अच्छे से दे रखे हैं, जिनका विकास वगैरह सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो हमारा आंसर हो जाएगा जहाज का पंछी, जो कि 1954 में ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। तो फिर मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में, जिसमें काफ़ी कुछ हम जो सिलेबस में रह रहा है ना उसको कवर करने की कोशिश करेंगे फटाफट से। और याद रखना, सैटरडे संडे ग्रामर की पूरी व्याकरण की रिवीजन करने वाले हैं हम क्वेश्चनों के माध्यम से। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में।